हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ऑप्शन देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि देखिए ऑप्शन क्या है, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दें, सरकारी और निजी क्षेत्र का साथ अस्तित्व। तो दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्रों का साथ अस्तित्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बंद इकोनॉमी किसे कहते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखिए, मुद्रा पूर्ति पूर्ण नियंत्रण होती है, इसमें घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना निर्यात और ना आयात होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंद अर्थव्यवस्था में ना निर्यात होता है और ना आयात होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात तो नहीं होता। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था जो है आत्मनिर्भर है और बाहरी अर्थशास्त्र से मतलब उसको व्यापारिक गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य होता है कि सीमा के भीतर घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बंद इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो उसमें ना आयात होगा आपका और ना निर्यात होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय योगदान को देता है। ऑप्शन देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब देखिए, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो ये क्षेत्र कृषि और संबद्ध क्षेत्र इसमें आते हैं प्राथमिक में, यानी कि कृषि हम बोल सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो आपका विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में आपकी बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और इसी क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है वो कृषि पर आधारित है। ऑप्शन देखिए, 48%, 50%, 54% और 64%। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 54%। दोस्तों, भारत की श्रम शक्ति में लगभग 54% भाग जो है वो कृषि में लगा हुआ है और भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि के जरिए ही अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखिए, तकनीकी, चक्रीय, घर्षणात्मक और संरचनात्मक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक। दोस्तों, भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है और ये बेरोजगारी जो है वो उत्पन्न कैसे होती है, तो अर्थव्यवस्था में होने वाले जो संरचनात्मक बदलाव होते हैं उनके कारण ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो कौन करता है इनमें से। ऑप्शन देखिए, योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO और UNO। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NSSO। अब देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है। वर्तमान समय में क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन की जगह अब ऑफिस हो चुका है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, अब ये किसके मतलब अंतर्गत आता है, तो ये भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब देखिए, ये इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई रही 1950 में। ठीक है, और ये क्या करता है, यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला एक सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन देखिए, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, सॉरी दोस्तों ये रोजगार की जगह बेरोजगारी होगी, तो चक्रीय रोज बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और इनमें से सभी। तो दोस्तों ये तीनों जो बेरोजगारी है वो भारत में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों, जो संरचनात्मक बेरोजगारी है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता तो राइट आंसर सी होता, लेकिन उसने पूछा कि किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये तीनों हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है। दोस्तों ये कौन होगा, कौन सी। ऑप्शन देखिए, मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से दोनों। अब देखिए दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी क्या कहलाती है, जो मौसम के कारण जिसका मतलब बेरोजगार हो जाते हैं, ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो नुकसान हो जाता है, तो वो भी एक बेरोजगारी की श्रेणी में आएगा। अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है, जैसे कहीं पे 20 मजदूर लगना हो, तो आप अगले दिन कोई जाएगा तो वहाँ पे पता चलेगा कि 15 की ज़रूरत है, अब 20 की जगह 15 से काम चला लेगा, तो ये अदृश्य छुपी हुई बेरोजगारियाँ कहलाती हैं। तो ये दोनों बेरोजगारी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखिए, काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना। ऑप्शन बी, पूरे वर्ष भर काम ना मिलना। ऑप्शन सी, जरूरत से ज़्यादा लोगों का कार्यरत होना। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जरूरत से ज़्यादा लोगों का कार्यरत होना। अब देखिए ये अदृश्य जो बेरोजगारी है उसके अंतर्गत आता है, इसको समझिए। मान लीजिए कि खेती का कार्य करने के लिए 2 श्रमिक जो है वो अच्छी तरह कार्य कर लेंगे और उनको रखा गया, परंतु उसी जगह उसी खेत में 5 लोग लगे हुए हैं, तो 3 लोग जो लगे हुए हैं वो एक अदृश्य बेरोजगारी के तहत काम कर रहे हैं। मतलब अगर उनका होना या ना होना बिल्कुल एक बराबर है, यानी कि 2 लोग में भी उतना काम हो जाता, लेकिन वो 5 लोग मिलके कर रहे हैं, तो 3 लोग जो है वो अदृश्य बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। तो ये चीज समझ में आई कि जरूरत से ज्यादा लोगों का कार्यरत होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य रूप से संबंध है, यानी कि किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, कृषि, ग्रामीण, विनिर्माण और शहरी से। तो ये ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए 1 और 3, 1 और 2, 1 और 4 और सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, यानी कि जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो कृषि में और ग्रामीण क्षेत्रों में दिखी जाएगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों श्योपुर जिले भारत का इथोपियो के नाम से जाना जाता है और ये जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए, मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक और बहुआयामी सूचकांक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी सूचकांक। तो देखिए दोस्तों, इस सूचकांक को यूएनडीपी यानी कि ऑक्सफोर्ड प्रायोरिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से कब नॉमिनेट किया गया था, तो 2010 में। अब देखिए इसके अंदर भी क्या है, निम्न घटनों को शामिल किया गया है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर, घरेलू सुविधाएं, गरीबी का स्तर, महिला साक्षरता दर आदि, ये सब इसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसके तहत ही भारत की जो गरीबी है उसका निर्धारण किया जाता है कि इतने माप तक ये चीज़ें हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो अभी भारत में गरीबी की तीव्रता का माप किसके द्वारा किया जाता है, तो ये बहुआयामी सूचकांक के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। ऑप्शन देखिए, IRDP, ट्राइसेम, NREP और इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ये सभी IRDP, ट्राइसेम और NRP ये सभी कार्यक्रम जो है वो भारत में
गरीबी को दूर करने हेतु बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखिए, शहरी गरीबी को दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, निचली जाति के जीवन स्तर में सुधार और गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अब देखिए इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो 25 दिसंबर सन 2000 को इस योजना की शुरुआत हो गई। अब इसके द्वारा क्या किया गया, प्रति परिवार को 25 केजी अनाज जो है वो दिया जाने लगा, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, 1 अप्रैल सन 2002 से ये जो अनाज था इसको बढ़ाकर 35 केजी कर दिया गया कि प्रति परिवार अब 35 केजी अनाज जो है वो दिया जाएगा 2 रुपये और 3 रुपये की कीमत से, यानी 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो के भाव से दिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, कि गरीबों में सबसे अधिक जो गरीब हैं उनकी मदद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, निष्कर्ता, लोगों में ज्ञान का अभाव, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव और आय में असमानता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आय में असमानता। अब देखिए दोस्तों, अल्प विकसित देश जो होते हैं वो सबसे कमजोर और सबसे गरीब देश होते हैं। 48 अल्प विकसित देशों में केवल 33 जो है वो अफ्रीका में है और 14 एशिया प्रांत में है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है। और एक जो है मध्य अमेरिका में। इन 48 देशों की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 815 मिलियन है, 815 मिलियन जनसंख्या है, जिनमें से 50% जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या है। तो आपको समझ में आ गया कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण है वो क्या है, वो आय में असमानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है किसमें? ऑप्शन देखिए, पिछड़े राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में और अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। अब देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में हो रही है। अब विकासशील राष्ट्र क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए, वह देश जो आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहा हो, जहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो, वो विकासशील राष्ट्र के रूप में आते हैं। तो भारत की जो आर्थिक दृष्टि है विकास की, वो विकासशील देशों में गिनी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन देखिए, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, किंग्स और महबूब उल हक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक। अब देखिए दोस्तों, महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक जो है वो विकसित किया, और मानव विकास सूचकांक जो है वो शिक्षा, आयु और जीवन स्तर को मापता है। ध्यान में रखिएगा किसको, 3 चीज़ों को, एक हो गई आपकी शिक्षा, एक हो गई आपकी आयु और एक हो गया आपका जीवन स्तर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है। और भारत में प्रथम मानव रिपोर्ट कब जारी हुई थी? तो ये 2002 में जारी हुई थी, ठीक है। और महबूब उल हक जो है ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।